Assalamualaikum my dear students, I hope you are fine. So today we are going to start our new chapter number 4, that is chemical bonding. So in this chapter, first of all, we will discuss about that what is chemical bond. So the force of attraction that holds atoms together in a molecule or ions in a crystal is called chemical bond. So by definition हमें क्या समझ में आ रहा है कि chemical bond हम किसे कहते हैं? This is a force of attraction. ये basically क्या है? एक force है जो क्या करती है? Attraction create करती है किनके दरमियान? Atoms के दरमियान. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर पे गौर करें तो आप इन दो को क्या कंसिडर करने लें कि ये आपके पास एटम्स हैं और ये आपस में एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, इस रस्सी के जरिए होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे पे इनके एक्सप्रेशंस क्या बता रहे हैं कि एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. सो बेसिकली केमिकल बॉन्ड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके जरिए से एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में बाइंड होकर रहते हैं या एक दूसरे को एटम्स होल्ड करके रखते हैं. अब वो खुद को आयंस की फॉर्म में भी रख सकते हैं, क्रिस्टल्स में और न्यूट्रल एटम्स के उसमें भी रख सकते हैं. अब बेसिकली ये सारी जंग हो क्यों रही होती है? अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ पे सेंटर में ई नजर आ रहा है आपको, मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी हर एटम क्या कोशिश कर रहा है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच ले. तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड में अगर आपसे सिंपली पूछा जाए तो आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखती है किसी भी मॉलिक्यूल में, और अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो उसमें ये आयंस को होल्ड करके रखती है. तो इस तरह के जो भी होल्डिंग फोर्स है वो किसको जनरेट कर रही होती है? आपके किसी भी केमिकल बॉन्ड को. लेकिन ये हो क्यों रही होती है? क्योंकि यहाँ पे रीजन कहीं ना किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की. हर एटम चाह रहा होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और उसकी क्या हो जाए, वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, यानी उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, वो पूरी हो जाए और वो किस में चेंज हो जाए, एक स्टेबल एटम में. तो स्टेबल हमारे पास क्या होते हैं? नोबेल गैसेस 8 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए? 8 पाए जाए और वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लें? स्टेबल मॉलिक्यूल में. सो बेसिकली ज्यादातर जितने भी एटम्स हैं उनमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं जो अनस्टेबल होता है और किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं? स्टेबल वन में. So why atoms combine to form a bond? अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि एटम्स को कंबाइन होके बॉन्ड बनाना पड़ा. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन, और वो रीजन हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज टू गेट द लोअर एनर्जी फॉर एक्वायरिंग स्टेबिलिटी. वही बात जो हम पीछे इस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि हर सिस्टम यूनिवर्स में कब स्टेबल होता है? लोअर एनर्जी पे. कभी भी कोई चीज हायर एनर्जी स्टेट में खुद को स्टेबल नहीं समझती, बल्कि स्टेबिलिटी हमेशा कहाँ आती है? जहां आपकी एनर्जी क्या हो? कम से कम हो. सो एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू गेट लोअर एनर्जी एंड एक्वायरिंग स्टेबिलिटी. The molecules become stable when there is a net increasing in the attractive forces. This attractive forces results in the decrease in energy of the molecule. Lower the energy, stable will be the molecule. So basically molecules खुद को stable करना चाहते हैं और उसकी वजह से वो आपस में क्या बनाते हैं? attractive forces को increase कर लेते हैं और ये attractive forces क्या किस रिजल्ट में निकलती है? डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी जब वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? कोई भी मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होता है जब उसकी एनर्जी कम हो. तो एटम खुद के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को डेवलप करते हैं और जैसे ही उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ना शुरू होती हैं उनकी एनर्जी कम होना शुरू होती है और आपका मॉलिक्यूल किस तरफ जाना शुरू हो जाता है? स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है. So this is the first reason why the atom form the bond. Now the second one, to acquire 8
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू भी दे दिया कि बेसिकली मेनली जो इनका रीज़न है बॉन्ड का वो यही है कि वो स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं। एक रीज़न स्टेबिलिटी का किस तरह से उनको मिल रहा है कि वो अपनी एनर्जी को लो कर रहे हैं और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे तो भी स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। So, inert gases like neon, argon, xenon, etc. have 8 electrons on their outermost shell. They are found to be inert and more stable or non-reactive. हमें पता है कि जो आपके 8 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो हमारी इनर्ट गैसेज हैं, उसमें आपके पास जैसे नियॉन, आर्गॉन, ज़ीनॉन्स हैं, इन सब के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो इनर्ट होते हैं, यानी वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, और अदर वर्ड्स में आप उन्हें सिंपली क्या कह सकते हैं? दे आर नॉन रिएक्टिव, क्योंकि वो इनर्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। जब वो स्टेबल है तो उन्हें जरूरत ही नहीं है रिएक्शन में पार्ट लेने की। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है? द एलिमेंट्स विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल आर रिएक्टिव, दैट इज दे ट्राई टू क्रिएट इनर्ट गैस लाइक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय ट्रांसफर और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर एटम्स को क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उनके आउटरमोस्ट शेल में डेफिशिएंसी है, तो अब उस डेफिशिएंसी को वो पूरा करने के लिए डिफरेंट रूट्स ले सकते हैं। डिफरेंट रूट्स इन अ सेंस कि यहाँ तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें कि दो एटम्स करीब है, उन्होंने शेयरिंग कर ली, या कोई बेचारा सेक्रीफाइसिंग हो, वो भी जो सेक्रीफाइसिंग इन अ टर्म कि वो खुद भी स्टेबल हो जाए उससे अपने इलेक्ट्रॉन देके, और जो दूसरा आइटम इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हो वो भी स्टेबल हो जाए। तो इस तरह की चीज यानी ट्रांसफर से भी वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन व्हिच कॉज द एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड, और बेसिकली केमिकल बॉन्ड इसी वजह से बन रहे होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में लेने देने की कोशिश कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। So these are the two main reasons why the atoms combine to form a bond. Now the types of chemical bond. तो chemical bond की हमने definition को तो discuss कर लिया कि chemical bond होता क्या है, लेकिन अब जिस रूट से ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं वो किसको जनरेट करती है? टाइप्स को, कि ये किस तरह के टाइप का केमिकल कोई एटम किसी एटम्स के दरमियान, या जो एटम्स आप ले रहे हैं उनके दरमियान किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स बन सकते हैं, किस तरह से वो खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उन रूट्स की बेसिस पर इनकी क्या बन गई है? टाइप्स बन गई है। सो द फर्स्ट टाइप यू हैव इज आयोनिक बॉन्ड। बेसिकली 3 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। सही है। तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों एक ही नाम को शो करते हैं। आयोनिक का मतलब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा? आयन से। तो आयनिक बॉन्ड में सबसे कॉमन एग्जांपल आपके पास आती है सोडियम क्लोराइड की, जिसमें आपके पास अगर आप सोडियम आयन को देखें और क्लोराइड आयन को देखें, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को यानी क्लोराइड आयन को रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सोडियम एटम बेसिकली क्या करता है? सोडियम आयन को अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोराइड के पास, और इस तरह से सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और क्लोराइड का ऑक्टेट भी। तो इस तरह के बॉन्ड जो फॉर्म होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप जो आपके पास केमिकल बॉन्ड की आती है वो आती है कोवलेंट बॉन्ड की। अब इस बॉन्ड के अंदर बेसिकली होता क्या है? इसमें होती है म्यूचुअल शेयरिंग। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन में आपको पता है उसके आउटरमोस्ट शेल की बात अगर करें, जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 2 है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन के में एक, दूसरा हाइड्रोजन में एक। और इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन एटम का बॉन्ड बनाते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन के आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मीन उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
बट ये इस तरह से कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, ये तो एक साथ ही नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये आपस में इसको शेयर कर रहे हैं। ये अपना एक येलो वाला इलेक्ट्रॉन जो येलो कलर से आपको रिप्रेजेंट किया है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन एक वक्त के लिए हाइड्रोजन को देगा तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक वक्त में रहेंगे। फिर ये अपना एक वक्त के लिए यहाँ ऑक्सीजन को दे देगा और वो इसके शेल में रहेंगे। सो सिंपली दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी कोई ऐसा बॉन्ड बन रहा हो एटम्स के दरमियान जहाँ शेयरिंग हो रही हो, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, बल्कि कुछ टाइम के लिए एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा हो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए, और दूसरे टाइम में दूसरा एटम उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ऑक्युपाई कर रहा हो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए, यानी दोनों आपस में मिल बांट के काम कर रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से काम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नाउ द थर्ड टाइप इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पर देखें कोवलेंट बॉन्ड है एटम, लेकिन ये इस कोवलेंट बॉन्ड से कंप्लीटली डिफरेंट टाइप है। बाय यहाँ पर अगर आप इस अमोनियम आयन के एग्जाम्पल को देखें तो ये आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है और यहाँ नाइट्रोजन पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, एक लोन पेयर नजर आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नजर आ रहे हैं जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है कि अपने पूरे के पूरे लोन पेयर डोनेट कर देता है प्रोटॉन को। सो जहाँ पर कंप्लीट डोनेशन ऑफ लोन पेयर हो, इस तरह के बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी जहां पर लोन पेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हो, लोन पेयर्स की डोनेशन हो रही हो, उनके हम उन टाइप को बॉन्ड्स की क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो दिस इज बेसिकली द 3 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अदर देन दैट और भी टाइप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो मेनली 3 पहले इंट्रोडक्शन में डिफाइन की गई है वो यही 3 टाइप्स। So now we are moving to our next topic, that is dipole moment. अब यहाँ पर इसके नाम से आपको क्या शो रहा है, डाई मीन 2 एंड पोल्स मीन चार्जेस, या आप कह लें जैसे मैग्नेटिक पोल, मैग्नेट में भी पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, मीन देयर इज 2 पोल्स। अब वो पोल्स क्या हो सकते हैं आपके पास, अगर चार्जेस की बात करें तो आपके पास यूनिवर्स में 2 ही चार्जेस होते हैं मेनली, नेगेटिव और पॉजिटिव, सही है। तो डाइपोल मूवमेंट रिलेटेड टू किससे होगा, आपके चार्जेस से रिलेटेड होगी, दोनों चार्जेस से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं फर्स्ट, दैट व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, हाउ कुड यू डिफाइन योर डाइपोल मूवमेंट। The tendency of a polar molecule to orient in applied electric field is called dipole moment. सही है बेटा। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है, आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होगा, एक नेगेटिव प्लेट आप रखेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट रखेंगे, इससे क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और उसमें आपने क्या किया, एक पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया, यानी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल डाल दिया जिसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हो, यानी पोल्स प्रेजेंट हो, पोलर में पोल्स प्रेजेंट हो, यानी उसके ऊपर चार्जेस हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जैसे ही आप इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो ये अगर रैंडमली अरेंज होंगे तो ये खुद को क्या करेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव की प्लेट की तरफ रोटेट हो जाएंगे, और जहां से वो पॉजिटिव होगा वो किस प्लेट की तरफ रोटेट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये खुद को बेसिकली क्या कर रहे होंगे, ओरिएंट कर रहे होंगे इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की ये एबिलिटी या टेंडेंसी कि वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में खुद को उसके अकॉर्डिंगली ओरिएंट कर ले, उससे हम कहते हैं उसकी डाइपोल मूवमेंट, यानी उसने उस पोल्स को देखते हुए अपने आप को अरेंज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने पोल्स को उसने अरेंज किया। और अगर हम इसकी अदर डेफिनेशन पे गौर करें तो वो आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एट ईच पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। यानी ये आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को बेसिकली
किसका है? चार्जेस है डिस्पोल, जो आपके पोल्स पर चार्जेस है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। तो चार्जेस का और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन या मैथमेटिकली हम इसे एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? मैथमेटिकली डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एट ईच पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो मैथमेटिकली भी यही होगा ना कि जो आपके चार्जेस हैं आप उसका प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, दोनों पोल्स के। डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और डाइपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू के साइन से। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं ई के साइन से, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साइन से। सो दिस इज बेसिकली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द डाइपोल मूवमेंट। नाउ वी विल लुक into depth explanation क्या है further. A magnet tends to orient in a magnetic field. Similarly, a dipole polar molecule tend to orient in an applied electric field. The extent of this tendency is referred to as dipole moment. अच्छा बेटा बेसिकली क्या होता है? देखिए मैग्नेट में भी पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होते हैं। इसी तरह से कोई भी चार्ज बॉडी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं वो भी अपने आप के अकॉर्डिंगली उसी तरह से एडजस्ट करती है। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। तो जब हमारे मॉलिक्यूल्स में पोलर होंगे यानी वो अपने ऊपर चार्जेस रखते होंगे, तो अगर आप उनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो भी खुद को उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? ओरिएंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ साइड अट्रैक्ट होगी और नेगेटिव साइड पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह की जो मूवमेंट आ जाएगी उसके अंदर, उसको हम क्या करेंगे? डाइपोल मूवमेंट। तो ये बेसिकली वो टेंडेंसी है पोलर मॉलिक्यूल्स की जो वो खुद को ओरिएंट कर लेते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू, इसको हम ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, दैट इट इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो अब अगर हम किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट मेजर कर रहे हैं, जो कि हम करते हैं, तो उससे क्या मुराद है कि इसका डाइपोल मूवमेंट ये है? क्या मकसद है इसको मेजर करने का? हमें ये भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो हम डाइपोल मूवमेंट मेजर कर रहे होते हैं, हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? उससे हम सेपरेशन ऑफ चार्जेस देख रहे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, या आप उसकी क्या कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, ये क्या मेजर है? उसकी डिग्री ऑफ पोलैरिटी के वो कितना पोलर है, या उसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस कितनी है, यानी उसमें कितना पोल्स जनरेटेड है, उसमें कितने चार्जेस प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली डिग्री ऑफ पोलैरिटी क्या है, कितने पोल्स जो है उसमें जनरेट हुए हैं, किस डिग्री तक। तो ये सारी मेजरमेंट कहाँ पे आ जाएगी हमारे पास? डाइपोल मूवमेंट की मेजरमेंट से। क्या आप डाइपोल मूवमेंट मेजर करें मीन आपके उसकी डिग्री ऑफ पोलैरिटी मेजर करें, या आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि आप उसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस को मेजर कर लें। The dipole moments are of the order of 10 to minus exponent minus 30 coulomb meter, and it is due to the fact that the charge on electron is the order of 10 to exponent minus 19 coulombs and distance is of the order of exponent minus 10 meters. So basically डाइपोल मूवमेंट आपके पास हमेशा किसमें ऑर्डर में मेजर हो रही थी? एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम मीटर में। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट किसका है? चार्ज इनटू डिस्टेंस का। तो हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे जब भी चार्ज हम मेजर करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस वैल्यू में आता है? एक्सपोनेंट 19 कूलम में। और डिस्टेंस जब हम इलेक्ट्रॉन का ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस 10 में आता है। तो ऑल टुगेदर हम जब इसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट हमारे पास किस में आता है? एक्सपोनेंट माइनस 13 कूलम मीटर्स में। कूलम रिप्रेजेंटिंग द चार्ज एंड मीटर रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। सो दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ बोथ। तो अगर आपके पास यूनिट की बात की जाए डाइपोल मूवमेंट की, तो यूनिट क्या हो सकते हैं आपके पास? यूनिट्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर। सही, कूलम यानी चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका यूनिट क्या होना चाहिए? कूलम मीटर। कूलम फॉर चार्ज, मीटर फॉर डिस्टेंस। However, commonly used unit is device, लेकिन इसका commonly unit जो एक ही हम यूज कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं? डिवाइस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से।
सो 1 डिवाइड किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट माइनस 18 ES के मल्टीप्लाई बाय कूलम मीटर के। और अगर हम इसको सिंपली कूलम मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 1 डिवाइड कितने कूलम मीटर के बराबर होता है, 3.335 एक्सपोनेंट माइनस 13 कूलम मीटर के। सही है। और 1 कूलम मीटर कितने ESU के बराबर होता है, 2.98। तो सिंपली आपने बस ये याद रखना बेटा कि 1 डिवाइड भी हम इसका ऐसा यूनिट ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हम 1 डिवाइड की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, अगर कूलम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो 1 डिवाइड के अंदर 3.335 एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम मीटर होगा। So this is basically for the conversion. Otherwise you can use both the units. कूलम मीटर भी आप यूज कर सकते हैं, डिवाई भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज हो रहा है, डिवाई। डिपेंडेंस ऑफ डायपोल मोमेंट। अब मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट तो पाई जाती है, हमें पता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर ये डायपोल मोमेंट डिपेंडेंट होगी। तो वो फैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर 2 ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे नंबर 1 यानी आपका मॉलिक्यूल पोलैरिटी मीन्स आपके मॉलिक्यूल्स में पोल्स कैसे हैं, किस तरह के, पोलैरिटी कितनी है। और दूसरा ज्योमेट्री रिलेटेड टू शेप, कि आपके मॉलिक्यूल की शेप क्या है। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है और किस तरह से हम इसको देख रहे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में इन फैक्टर्स को। तो नंबर 1 पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। Dipole moment depends upon the polarity of molecules. Non-polar molecules or pure covalent molecules have zero dipole moment as there is no separation of charges. Examples. अच्छा बेटा, यहाँ पर अगर आपके पास, क्योंकि ये पोलैरिटी पे डिपेंड करिए, इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल्स में पोल्स होने चाहिए, आपके मॉलिक्यूल पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या वो कोवलेंट है, कोवलेंट मीन वो तो म्यूचुअल शेयरिंग के साथ है, वहाँ उसके पास जो है कोई चार्ज डेवलप भी नहीं है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी नहीं है, चार्ज डेवलप नहीं हुआ उसके ऊपर, तो वहाँ पे डायपोल मूवमेंट इस पर क्या हो जाती है, 0। तो किसी भी मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट होने के लिए नेसेसरी है कि उसके अंदर क्या हो, पोलैरिटी हो, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो, चार्जेस वहाँ पर प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट क्या है, homonuclear diatomic molecules like oxygen, hydrogen, chlorine, fluorine, etc. have zero dipole moments due to absence of charges। जो आपके होमोन्यूक्लियर, होमो मीन सेम, न्यूक्लियर में न्यूक्लियस, अब सेम एटम रखने वाले मॉलिक्यूल्स, यानी जैसे ऑक्सीजन के जो O2 है इसमें दोनों ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन H2 है, दोनों हाइड्रोजन, तो वहाँ पे तो सेम एटम्स है, तो इसका मतलब उनमें चार्जेस का डिफरेंस तो नहीं होगा, चार्जेस तो वहाँ डेवलप नहीं हुए होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे अगर एब्सेंस ऑफ चार्जेस है तो वहाँ डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, आपके पास 0 होगी। दिस इज द एग्जाम्पल हाउ दिस हैपन। आपके दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स ने अट्रैक्ट किया एक दूसरे को, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, कहीं भी चार्जेस डेवलप नहीं हुए, तो कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सिंपल H2, तो वहाँ पर पोल्स जनरेट नहीं, तो इसका मतलब वहाँ पोलैरिटी भी नहीं, तो इसका मतलब हमारा डायपोल मूवमेंट भी नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए फिर, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स हैव स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट। इसके बरक्स वहाँ पे सेम एटम्स है, पोल्स ही नहीं है, इसका मतलब डायपोल मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, 2 मुख्तलिफ एटम्स है, तो हर एक उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक डायपोल वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उनके दरमियान पोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी आप इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, डायपोल मूवमेंट ऑफ HF मॉलिक्यूल इज 1.9 डिवाइड और 6.66 एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम मीटर।
HF मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो H जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाईली, और फ्लोरीन जो है आपके पास वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इनके अंदर क्या पाई जाएगी, डायपोल मूवमेंट पाई जाएगी। So bonding electron cloud is denser around the fluorine atom than the hydrogen atom. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे ज्यादा पाया जा रहा है, फ्लोरीन एटम के पास ज्यादा पाया जा रहा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। पोल्स क्रिएट हो गए, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वजह से, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो बेसिकली हियर आपके पास डायपोल मूवमेंट आएगी, और हमें पता है कि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट आपके पास कितनी आ रही है, 1.9 डिवाइड, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव पोल भी यहाँ पे प्रेजेंट है और नेगेटिव पोल भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है आपके दोनों एटम्स पर। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी आपके पास है, डायपोल मूवमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 1.03 डिवाई और 3.43 एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम मीटर। अब HCl जैसे लाइक H और HF था आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन क्लोराइड में भी क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ भी पोल्स जनरेट हो गए, पोलैरिटी है इस मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब यहाँ डायपोल मूवमेंट भी होगी। तो इसी वजह से HCl के आपके पास डायपोल मूवमेंट कितनी होती है, 1.03 डिवाई। सो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट वेक्टर आपका यानी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर जस्टिफाइड हो रही है कि जब आपका मॉलिक्यूल जिसमें अगर एटम जो है प्रेजेंट है, डिफरेंट एटम्स हैं और उनमें पोल्स बन रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए, तो वो आपको डायपोल मूवमेंट देंगे। सेकेंड आपके पास क्या फैक्टर था, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है डायपोल मोमेंट में। सिंस डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रखेगी। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो, देन डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो जीरो। तो अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी रिजल्टेंट वेक्टर के जीरो होगी तो उसकी डायपोल मूवमेंट भी क्या होगी, जीरो होगी। एंड अ मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर डिस्पाइट ऑफ हैविंग पोलर बॉन्ड्स इन इट। और आपका कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसमें डायपोल मूवमेंट जीरो है तो इसका मतलब वो नॉन पोलर है, उसमें पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। अब इसकी एग्जाम्पल किस तरह से आपके पास, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, उसकी भी जीरो डायपोल मूवमेंट है, मीन नो डायपोल मूवमेंट। कार्बन डाइसल्फाइड है, उसमें भी डायपोल मूवमेंट नहीं है, दैट इज इट्स वैल्यू इज जीरो डिवाइड। Why? Because they have linear structure. इनके जब आप स्ट्रक्चर या इनकी ज्योमेट्री पर गौर करेंगे तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, लीनियर है। देखिए लाइन में है, सीक्वेंस में, इस तरह से कोई भी इनका एंगल या कुछ इस तरह की कोई शेप नहीं है, बल्कि एक लाइन के अंदर 180 डिग्री पर अरेंज है। तो अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में यानी एक से ज्यादा एटम रखने वाले मॉलिक्यूल्स में लीनियर स्ट्रक्चर हो तो वहाँ डायपोल मूवमेंट क्या हो जाती है, आपके पास जीरो हो जाती है। तो ज्योमेट्री इस तरह से रोल प्ले करिए, लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो हमेशा आपके पास डायपोल मूवमेंट वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। सेकेंड पॉइंट आपके पास है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल देन द डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल बी जीरो। इसके अलावा अगर आपके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर सिमेट्री है, मीन सेम, आप उसको अगर देख रहे हैं कि अगर आप उसको डिवाइड करें और आपको सेम ही एंड प्रोडक्ट मिल रहा हो, दिखने में वो आपको सेम लग रहे हो, तो इसका मतलब उसके अंदर सिमेट्री अगर है, सेम है वो कहीं से डिवाइड होने पे, तो वहां पे भी डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। जैसे आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसमें सिमेट्री होती है, वहां भी डायपोल मूवमेंट जीरो होती है। बेंजीन है, उसमें भी आपके पास सिमेट्री होती है, जीरो डायपोल मूवमेंट। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सिमेट्री होती है, इसलिए वहां जीरो डिवाइड। अब ये सिमेट्री हम देख कैसे सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कर दी। ये आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, सेंटर में कार्बन एटम है, इसके चारों तरफ पे क्या अरेंज है, क्लोराइड है। सो दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड स्ट्रक्चर एंड दिस इज मीथेन स्ट्रक्चर। मीथेन में क्या है, सेंटर में कार्बन एटम है और चारों तरफ हाइड्रोजन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
6 कार्बन एटम है रिंग में और हाइड्रोजन एटम उसके अराउंड लगे। अब सिमेट्री हम किस तरह से देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसको हाफ देखें, ये वाला हाफ और इसका ये वाला हाफ, दोनों एक जैसे, कहीं पे भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा, मीन देयर इज सिमेट्री। फिर यहाँ पर आप बीच में अगर प्लेन रखें, सही है, इसको बीच से कट करें, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ दोनों सेम है, इसका मतलब इसके अंदर भी सिमेट्री है। बेंजीन फोल्ड करें या बीच से इसको कट कर दें, तो ये वाला हाफ भी एक जैसा है और ये वाला हाफ भी एक जैसा है, मीन यहाँ भी सिमेट्री है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें सिमेट्री पाई जाती है, वहां डायपोल मोमेंट हमेशा आपके पास 0 के इक्वल होता है। If molecular structure of a polyatomic molecule is asymmetrical, then this molecule show dipole moment. तो ये इसके बरक्स हो गया, यानी जब आपके पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्री हो, यानी वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू किसकी होगी, आपके पास डायपोल मोमेंट की होगी। इसमें आपके पास जो एग्जांपल दी गई है वो किसकी दी गई है, आपको क्लोरोफॉर्म की दी गई है। इसमें आप देखें, इसमें मिथाइल क्लोराइड की दी गई है। आप इसमें देख लें कि आपका जो मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है उसमें एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो अटैच है, लेकिन उसके एक एंड पर क्लोराइड अटैच्ड है। तो अब यहाँ से तो सिमेट्री आ सकती है, लेकिन यहाँ से क्लोराइड है, वहां से सिमेट्री उसमें नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे यहाँ से कट करूँ, एक साइड पे क्लोराइड है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ सिमेट्री हो सकती है? नहीं बेटा। तो एक एंड पे जाकर यहाँ पे सिमेट्री क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई। तो अब ये सिमेट्री खत्म होने की वजह से आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, एसिमेट्रिकल। आप इसको सेम इक्वल हाफ में अब डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें एसिमेट्री पाई जाए, जो एक दूसरे के एक जैसे एसिमेट्रिकल नहीं हो, उन मॉलिक्यूल्स में डायपोल मूवमेंट होती है। इसीलिए यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड की डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 1.02 डिवाइड। Molecules having angular or bent structure have certain values of dipole moment. हमने फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि अगर तो लीनियर हो तो आपके पास वहां डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई और शेप हो, फॉर एग्जांपल एंगुलर या बेंड स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके पास, उनमें डायपोल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे वाटर और अमोनिया के एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो वाटर का भी बेंड स्ट्रक्चर होता है और अमोनिया का भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं है, इसका मतलब दे हैव सम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। तो वाटर की वैल्यू डायपोल की आपके पास 1.84 डिवाई होती है, जबकि अमोनिया की वैल्यू आपके पास 1.46 डिवाई होती है। तो हमने जो पहले 2 पॉइंट डिस्कस किए ज्योमेट्री में, वो क्या थे कि अगर उसकी लीनियर होगी तो वहां पे डायपोल मोमेंट नहीं होगी। इसी के बरक्स हमने ये वाला पॉइंट जो डिस्कस किया, तो हमें क्या पता चला कि अगर एंगुलर हो लीनियर की बजाय, तो वहां आपको डायपोल मोमेंट मिलेगी। दूसरा ये कि अगर आपके मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो वहां डायपोल मोमेंट 0 होगी। लेकिन अगर आपके मॉलिक्यूल में एसिमेट्री है या आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, तो वहां पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपके पास जरूर आएगी। So basically your dipole moment is depending upon two factors. One is polarity of your molecule and second is the geometry of your molecule. और हमने इन दोनों फैक्टर्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। So this is all about your lecture number 1 of chapter number 4. Thank you very much. Allah Hafiz.